बताइएगा बी से है। गुप्त साम्राज्य का उदय कितवीं शताब्दी के अंत में हुआ? हाँ, तो आंसर होगा तीसरी शताब्दी के अंत में हुआ, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि गुप्त साम्राज्य का उदय जो है, गुप्त साम्राज्य का उदय कहाँ में हुआ था? हाँ, प्रयाग के निकट कौशाम्बी में, है ना, प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था, बिल्कुल सही है। अब बी बताइए गुप्त वंश की स्थापना किसने किया? हाँ, तो आंसर होगा श्रीगुप्त ने किया था, है ना। गुप्त वंश की स्थापना किसने किया था? है ना, श्रीगुप्त ने किया था। और श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ? हाँ, घटोत्कच है ना, आंसर होगा घटोत्कच हुआ, जो किसका उत्तराधिकारी था? श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी था, बिल्कुल सही है। अब बी बताइएगा क्वेश्चन नंबर गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन था? हाँ, तो आंसर होगा चंद्रगुप्त प्रथम था। और गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? हाँ, तो आंसर होगा चंद्रगुप्त प्रथम था, बिल्कुल सही है। अब बी बताइएगा क्वेश्चन नंबर कि चंद्रगुप्त प्रथम जो था गद्दी पर कब बैठा? हाँ, 320 ईस्वी में, है ना, आंसर होगा 320 ईस्वी में बैठा, बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन बोला कि चंद्रगुप्त प्रथम ने किससे विवाह किया था? लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से, है ना, लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से चंद्रगुप्त प्रथम ने शादी किया था। और अगला बताइएगा विषय क्वेश्चन किसने जो है, यानी चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण किया था? महाराजा धीराज की। या बोल सकते हैं कि महाराजा धीराज को उपाधि धारण किसने किया था? है ना, किस गुप्त शासक ने किया था? तो आंसर चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइए गुप्त संवत की शुरुआत किसने किया? हाँ, चंद्रगुप्त प्रथम ने किया, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन गुप्त संवत की शुरुआत किसने किया था? है ना, चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। अब बी बताइएगा क्वेश्चन बोला कि चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन हुआ? हाँ, समुद्रगुप्त, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन कि चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन हुआ? है ना, आंसर समुद्रगुप्त हुआ। अगर रुपये बताइएगा समुद्रगुप्त गद्दी पर कब बैठा था? हाँ, 335 ईस्वी में, है ना, समुद्रगुप्त गद्दी पर बैठा था, 335 ईस्वी में बैठा था। अब बी बताइएगा बताना कि समुद्रगुप्त ने कितने जो है, मतलब इसने जो है आर्यभट्ट के कितने शासकों को पराजित किया था? हाँ, तो आंसर होगा 9 शासक को, है ना। समुद्रगुप्त ने आर्यभट्ट के कितने शासक को पराजित किया था? है ना, आंसर होगा 9 शासक को। अगर रुपये बताइएगा समुद्रगुप्त ने दक्षिणावर्त के कितने शासक को पराजित किया? हाँ, तो आंसर होगा 12 शासक को, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा विषय क्वेश्चन है, यहाँ क्वेश्चन बोला कि किसे जो है ना, भारत का नेपोलियन कहते हैं? हाँ, तो आंसर होगा समुद्रगुप्त को, है ना। भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? है ना, आंसर होगा समुद्रगुप्त को। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला कि समुद्रगुप्त ने कौन कौन सी उपाधियां धारण किया था? आंसर होगा स्नेहकर्ता, विक्रमांक और परम भागवत की उपाधि, यानी बोल सकते हैं कि अश्वमेधकर्ता, विक्रमांक और परम भागवत की उपाधि किसको दिया गया था? धारण किसने किया था? है ना, आंसर होगा समुद्रगुप्त ने किया था, बिल्कुल सही है। अब बी बताइएगा क्वेश्चन बोला कविराज की उपाधि किसे दिया गया? हाँ, समुद्रगुप्त को, है ना। कविराज की उपाधि, है ना, किससे दिया गया था? है ना, आंसर होगा समुद्रगुप्त को दिया गया था, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला कि पहला गुप्त शासक कौन था जिसने सोना का सिक्का जारी किया था? चंद्रगुप्त प्रथम होगा, है ना, आंसर में चंद्रगुप्त है ना, प्रथम होगा, बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन आपसे पहले पूछे कि पहला गुप्त शासक कौन था जिसने सोना का सिक्का जारी किया था? आंसर क्या होगा? चंद्रगुप्त प्रथम होगा, बिल्कुल सही है। अब बी बताइएगा क्वेश्चन बोला कि संस्कृत भाषा का है ना स्वर्ण काल किस काल को कहते हैं? है ना, गुप्त काल को। और किसके शासन काल को? आंसर में चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल को, है ना, इस बात क्या रखिएगा। तो क्वेश्चन आपसे पूछे संस्कृत भाषा का स्वर्ण काल किस काल को कहते हैं? है ना, आंसर होगा गुप्त काल को कहते हैं। किसके शासन काल को कहते हैं? आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल को कहते हैं, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला कि प्राकृत भाषा का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? किसके शासन काल को प्राकृत भाषा का स्वर्ण काल कहा जाता है? सातवाहन होगा, है ना, आंसर में सातवाहन होगा, है ना, सातवाहन होगा, बिल्कुल सही है ना। सातवाहन में हाल थे, इस बात क्या रखिए, हाल शासक इसने जिसके शासनकाल को प्राकृत भाषा का स्वर्ण काल कहा था, बिल्कुल सही है। और बताइएगा तमिल भाषा का स्वर्ण काल किसको काल को कहते हैं? चोल काल को, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन कि तमिल भाषा का स्वर्ण काल किनके शासन काल को कहा जाता है? ना, आंसर होगा चोल शासन काल को, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा कन्नड़ भाषा का स्वर्ण काल है किसके शासन काल को कहा जाता है?
राष्ट्रकूट के शासनकाल को, राष्ट्रकूट वंश के शासनकाल को कन्नड़ भाषा का स्वर्ण काल कहता है। व्यक्ति विशेष कौन होंगे? अमोघ वर्ष होंगे। यानी बोल सकते हैं किसके शासनकाल को कन्नड़ भाषा का स्वर्ण काल कहते हैं? अमोघ वर्ष के शासनकाल को, अमोघ वर्ष के शासनकाल को जो क्या था? राष्ट्रकूट शासक था। और बताइएगा तेलुगु भाषा का स्वर्ण काल कहते हैं विजयनगर साम्राज्य को, है ना। किस व्यक्ति विशेष अगर बोले तो कृष्णदेवराय के शासनकाल को, है ना। तो क्वेश्चन आपसे पूछे, क्या पूछे? तेलुगु भाषा का, है ना, स्वर्ण काल कहते हैं विजयनगर साम्राज्य को कहते हैं, और किस शासक को कहते हैं? कृष्णदेवराय को कहते हैं। अगर रुपये का क्वेश्चन बोला कि हिंदी भाषा का स्वर्ण काल अकबर के शासनकाल को, है ना। मुगल वंश को इसे कहा था, उसमें शासक कौन हो जाएगा? अकबर के शासनकाल होगा। अब बी का क्वेश्चन हो रहा है कि फारसी भाषा का स्वर्ण काल अकबर के शासनकाल को, है ना। फारसी भाषा का स्वर्ण काल अकबर के शासनकाल को, बिल्कुल सही है। अगर रुपये का चित्रकला का स्वर्ण काल जहांगीर के शासनकाल को। अब बी का स्थापत्य कला के स्वर्ण काल, हाँ, तो आंसर होगा शाहजहां के शासनकाल को। अगर रुपये का क्वेश्चन हो रहा है कि समुद्रगुप्त किसका उपासक था? हाँ, विष्णु को उपासक था, है ना। समुद्रगुप्त किसका उपासक था? है ना, विष्णु को उपासक था। अब का समुद्रगुप्त का, है ना, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? हरिसेन था, है ना। आंसर में हरिसेन था, बिल्कुल सही है। अगर रुपये का बताना कि हरिसेन ने जो है किस लेख की रचना किया था? इलाहाबाद प्रशस्ति होगा, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन कि हरिसेन ने जो है किस लेख की रचना किया था? इलाहाबाद, है ना, प्रशस्ति लेख की रचना किया था। और अगला का क्वेश्चन हो रहा कि परम भागवत को उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? हाँ, तो आंसर होगा समुद्रगुप्त था, है ना। समुद्रगुप्त था, बिल्कुल सही है। और अगला का क्वेश्चन हो रहा है समुद्रगुप्त के बाद अगला शासक कौन हुआ था? आंसर होगा रामगुप्त होगा, है ना। आंसर क्या होगा? रामगुप्त होगा, इस बात क्या रखिएगा। और रामगुप्त के बाद अगला शासक कौन बना? रामगुप्त के बाद अगला शासक कौन हुआ? हाँ, तो आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ। और बताना कि चंद्रगुप्त द्वितीय राजगद्दी पर कब बैठा? हाँ, 380 ईस्वी में। आंसर होगा 380 ईस्वी में बैठा, बिल्कुल सही है। और अगला का क्वेश्चन हो रहा है किनके शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फैयान भारत आया? हाँ, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, है ना। किनके शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फैयान भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। और अगला का क्वेश्चन हो रहा है कि शकों पर विजय को उपलक्ष्य में किसने चांदी के सिक्के चलाए थे? हाँ, तो आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाए थे। और अगला का क्वेश्चन हो रहा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के राज कवि कौन था? साब था, है ना। आंसर में साब होगा, है ना, साब था, बिल्कुल सही है। और अगला का क्वेश्चन हो रहा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय विद्या का प्रमुख केंद्र क्या क्या था? पाटलिपुत्र और उज्जैनी था, है ना। पाटलिपुत्र और उज्जैनी का जो था ये विद्या का प्रमुख केंद्र किनके शासनकाल में था? है ना। आंसर चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में था, बिल्कुल सही है। और अगला का क्वेश्चन हो रहा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो था या फिर बोल सकते किनके शासनकाल में जो है नवरत्न रहा करते थे? हाँ, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, है ना। किस गुप्त शासक के शासनकाल में नवरत्न रहा करता था? है ना। आंसर क्या होगा? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में रहा करता था, बिल्कुल सही है। और अगला का क्वेश्चन क्लियर ही है, यहाँ बताना है क्वेश्चन क्लियर है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में नवरत्न जो रहते थे उनका नाम क्या क्या है? तो आंसर होगा कालिदास है, पहला व्यक्ति है कालिदास है, दूसरा धनवंतरी, तीसरा में छापनक है ना। चौथा में अमर सिंह है, पांचवा में शंकुत है, छठा में बेताल भाट है, सातवां व्यक्ति कौन थे? घटक पर थे, है ना। घटक पर सातवां, आठवां ब्राह्महिर, नौवें है बररुचित है ना। बररुचित है, इस बात क्या रखिएगा। तो पूछे आपसे क्वेश्चन की चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में नवरत्न रहा करते थे। जो क्रमशः नाम बता रहे हैं कालिदास है, धनवंतरी, छापनक, अमर सिंह, शंकु, बेताल भाटे, घटक पर, बरामिहिर और बररुचि, है ना। सभी व्यक्ति जो थे ये किनके शासनकाल के नवरत्न थे? हाँ, तो आंसर चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के नवरत्न थे। अगला का क्वेश्चन हो रहा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन हुआ? हाँ, कुमारगुप्त प्रथम या गोविंद गुप्त, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन कि चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन हुआ? है ना, कुमारगुप्त प्रथम या गोविंद गुप्त हुआ, बिल्कुल सही है। और बताना कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया?
हाँ, तो आंसर होगा कुमारगुप्त प्रथम ने किया। और अगला क्वेश्चन बोल रहा है कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन हुआ? स्कंदगुप्त है ना। कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन हुआ? है ना, आंसर में स्कंदगुप्त हुआ, बिल्कुल सही है। और स्कंदगुप्त के बाद अगला शासक कौन हुआ? तो आंसर होगा पुरुगुप्त है। स्कंदगुप्त के बाद अगला शासक कौन हुआ? पुरुगुप्त हुआ। पुरुगुप्त के बाद अगला शासक है कुमारगुप्त द्वितीय हुआ। कुमारगुप्त द्वितीय के बाद अगला शासक है बुधगुप्त हुआ। बुधगुप्त हुआ। बुधगुप्त के बाद अगला शासक कौन बना? नरसिंहगुप्त बना। नरसिंहगुप्त के बाद अगला शासक कौन बना? भानुगुप्त बना। भानुगुप्त के बाद अगला शासक कौन बना? तो बैनगुप्त बना। बैनगुप्त बना। बैनगुप्त के बाद अगला शासक कौन बना? कुमारगुप्त तृतीय बना। और कुमारगुप्त तृतीय के बाद अगला शासक कौन हुआ? विष्णुगुप्त है। और गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? है ना, विष्णुगुप्त था। इस बात क्या रखिएगा। और अगला बच्चों क्वेश्चन बोला किसने जो है गिरनार पर्वत पर सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया था? स्कंदगुप्त ने किया था। है ना, गिरनार पर्वत पर सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने किया था? है ना, स्कंदगुप्त ने किया था, बिल्कुल सही है। और अगला बच्चों क्वेश्चन बोला किनके शासनकाल में है हुनों का आक्रमण शुरू हुआ? स्कंदगुप्त के शासनकाल में। है ना, किनके शासनकाल में? है ना, हुनों का आक्रमण शुरू हुआ था स्कंदगुप्त के शासनकाल में। और अगला बच्चों क्वेश्चन बोला किसने जो है कर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया था? हाँ, तो आंसर होगा स्कंदगुप्त ने। है ना, पूछे आपसे क्वेश्चन किसने जो है कर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया था? आंसर क्या होगा? स्कंदगुप्त ने किया था, बिल्कुल सही है। और बताइएगा क्वेश्चन बोला कि स्कंदगुप्त ने, है ना, स्कंदगुप्त ने जो है कर्णदत्त की सहायता से किस झील का पुनरुद्धार किया था? हाँ, तो आंसर होगा सुदर्शन झील का। है ना, सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया था। है ना, किस गुप्त शासक ने किया था? स्कंदगुप्त ने किया था। और स्कंदगुप्त ने अपने किस गवर्नर के सहायता से सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया था? हाँ, तो आंसर होगा कर्णदत्त के सहायता से किया था। आप लोग को बताना कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने किया था? हाँ, तो आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। और ये भी बताना है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो था सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार या पुनरुद्धार किया था अपने किस गवर्नर के सहायता से? हाँ, तो आंसर होगा पुष्यमित्र बाईस है ना, पुष्यमित्र बाईस के सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया था। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला कि पूर्ण विवाद में जो है किसने सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया? अशोक ने किया। है ना, बाद में जो है चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो है सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने किया? अशोक ने किया। किसके सहायता से किया? हाँ, तो आंसर तू शासक है। अपने किस गवर्नर के सहायता से अशोक ने जो है सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किया था? आंसर तू शासक के सहायता से किया था। और बताना कि अशोक के बाद फिर किसने जो है किसने जो है सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किया था? हाँ, तो आंसर शक राजा रुद्रदामन प्रथम ने। है ना, शक राजा रुद्रदामन प्रथम ने किया था, बिल्कुल सही है। और बताना कि शक राजा रुद्रदामन प्रथम ने जो है किसके सहायता से या किस गवर्नर के सहायता से जो है सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किया था? हाँ, तो आंसर सुखविशा के सहायता से किया था, बिल्कुल सही है। अब इस शक राजा के बाद किसने जो है अंत में किसने जो है सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किया था? हाँ, गुप्त शासकों ने किया था। गुप्त शासक में कौन था? स्कंदगुप्त था। और स्कंदगुप्त ने किसके सहायता से सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किया था? हाँ, तो आंसर कर्णदत्त के सहायता से किया था, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला किसने जो है मयूर शैली के सिक्कों को जारी किया था? हाँ, तो आंसर कुमारगुप्त प्रथम ने। है ना, मयूर शैली के है ना सिक्कों का प्रचलन किसने किया था? है ना, कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। इस बात क्या रखिएगा। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि गुप्त शासक का या गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई क्या थी? हाँ, तो आंसर में देश था। है ना, आंसर में क्या होगा? है ना, देश था, बिल्कुल सही है। और देश के शासक क्या कहलाते थे? हाँ, गोपना ना। है ना, गुप्त साम्राज्य के जो सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई थी देश थी। और देश के शासक क्या कहलाते थे? है ना, गोपना कहलाते थे। अब बताना गुप्त साम्राज्य की दूसरी सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई क्या थी? है ना, भुक्ति थी। आंसर में भुक्ति होगा। अब भुक्ति के शासक क्या कहलाते थे? हाँ, तो आंसर वो ऊपरी कहलाते थे। ऊपरी कहलाते थे, इस बात क्या रखिएगा। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला कि भुक्ति के नीचे क्या होता था? विषय। है ना, देश के नीचे होता था भुक्ति। अब भुक्ति के नीचे क्या होता था? है ना, विषय होता था। अब विषय के प्रमुख कौन होते थे? हाँ, विषयपति। है ना, गुप्त साम्राज्य में सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई क्या था? देश था। और देश के नीचे क्या होता था? है ना, भुक्ति होता था। अब भुक्ति के नीचे विषय। अब विषय के प्रमुख है ना, विषयपति होता था, बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन बोल रहा है गुप्त साम्राज्य में है ना पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को क्या कही जाती थी?
हाँ, तो आंसर होगा चाट और भाट है ना, चाट और भाट कहा जाता था, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा गुप्त साम्राज्य में पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी क्या कहलाता था? दंडपाशिक है ना, आंसर होगा दंडपाशिक कहलाता था, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन नंबर, गुप्त साम्राज्य में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? ग्राम थी, है ना, गुप्त प्रशासन में, है ना, गुप्त प्रशासन में, है ना, सबसे छोटी प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? है ना, ग्राम थी, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन नंबर, ग्राम सभा का मुखिया क्या कहलाता था? ग्रामी कहलाता था, ग्रामी कहलाता था। और ग्रामी के अन्य सदस्य क्या कहलाते थे? महतर, है ना, गुप्त प्रशासन में ग्राम सभा के मुखिया कहलाता था ग्रामी के, और ग्रामी के अन्य सदस्य क्या कहलाते थे? है ना, महतर कहलाते थे, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन नंबर, ग्राम समूह की छोटी इकाई को क्या कहते थे? पेट है ना, गुप्त स्वराज में ग्राम समूहों को छोटी इकाई को क्या कहते थे? है ना, आंसर का पेट कहा जाता था, बिल्कुल सही है। और रुपये बताइएगा, मतलब कोई बताना किस गुप्त शासक के दामोदरपुर ताम्र पत्र में भूमि बिक्री के संबंधी अधिकारियों के क्रियाकलाप को उल्लेख किया गया है? हाँ, तो आंसर कुमार गुप्त के दामोदर पत्र में, बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन आपसे पूछे किस गुप्त शासक के दामोदरपुर ताम्र पत्र में भूमि बिक्री संबंधी अधिकारियों के क्रियाकलाप को उल्लेख मिलता है? कुमार गुप्त के, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन हमारा गुप्त साम्राज्य में, है ना, गुप्त शासन या गुप्त साम्राज्य में भू राजस्व में कुल उत्पादन का कितना हुआ करता था? 1/4 भाग से 1/6 भाग हुआ करता था, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन हमारा गुप्त साम्राज्य में सिंचाई के लिए किस नामक यंत्र का प्रयोग की जाती थी? रहट या घंटी यंत्र, है ना, आंसर का रहट या घंटी यंत्र का प्रयोग जो है गुप्त साम्राज्य में सिंचाई के लिए प्रयोग की जाती थी। और अगला बताइएगा क्वेश्चन हमारा गुप्त साम्राज्य में श्रेणी के प्रधान को क्या कहते थे? हाँ, तो आंसर में ज्येष्ठक है ना, आंसर में क्या होगा? है ना, ज्येष्ठक कहलाते थे, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन हमारा गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र क्या था? उज्जैन था, है ना, पूछे आपसे क्वेश्चन गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र क्या था? है ना, उज्जैन था, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन हमारा किन राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा जारी किया था? हाँ, गुप्त शासकों ने किया था, है ना, किन शासकों ने या किन राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा जारी किया था? आंसर क्या देंगे? है ना, गुप्त शासकों ने किया था। और बताना गुप्त शासकों की स्वर्ण मुद्राओं के अभिलेखों में क्या कहा गया है? दिनार कहा गया है ना, गुप्त शासकों के, है ना, गुप्त शासकों को जो स्वर्ण मुद्रा थी उस अभिलेख में क्या कहा गया है ना, आंसर का दिनार कहा गया, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन क्लियर, ये बताइएगा बताना है कि भारत का आइंस्टीन किसे कहते हैं? हाँ, तो आंसर है नागार्जुन को। और बताइएगा क्वेश्चन क्लियर, कुषाण वंश के शासक कौन, मतलब कुषाण वंश की स्थापना किसने किया? हाँ, कुजुल कड़फिसेस ने किया था, कुजुल कड़फिसेस ने किया था, बिल्कुल सही है। और बताना कुजुल कड़फिसेस ने किस धातु का सिक्का चलाए? तांबा का सिक्का। और उसके तांबा के सिक्का में किसका चित्रण था? हाँ, तो इसके सिक्के पर यूनानी राजा हार्पियस का चित्रण था, है ना, कुजुल कड़फिसेस जो था इसने तांबा का सिक्का चलाया था, उसके सिक्के पर किस राजा का चित्र अंकित था? तो यूनानी शासक है हार्पियस का चित्र अंकित है, इस बात क्या रखिएगा। और अगला बताइएगा क्वेश्चन मतलब कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक किसको बोलते हैं? हाँ, तो आंसर होगा भीम कड़फिसेस को कहते हैं। और बताना भीम कड़फिसेस ने जो है किस धातु के सिक्के चलाए? हाँ, शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। और अगला बताइएगा क्वेश्चन क्लियर ही है, बताइएगा यह बताना है कि सुनिएगा, बताना कि मस्तिष्क जो है, मनुष्य का मस्तिष्क जो है किस में बंद है? हाँ, तो आंसर क्रेनियम में बंद है, क्रेनियम होगा, क्रेनियम बंद है, इस बात क्या रखिएगा। अब मस्तिष्क का अध्ययन क्या कहलाती है? न्यूरोलॉजी, है ना, आंसर को न्यूरोलॉजी कहलाती है, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन क्लियर ही है, बताइएगा क्वेश्चन बोला कि रक्त समूह की खोज किसने और कब किया था? हाँ, कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था, 1900 में किया था, पूरे 1900 में किया था। और अगला बताइएगा क्वेश्चन क्लियर ही है, बताना कि एंटीजन कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार के, है ना, एंटीजन 2 प्रकार की होती है, एंटीजन ए और एंटीजन, है ना, बी होती है, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला किस, है ना, रुधिर वर्ग में जो है कोई भी प्रकार के एंटीजन नहीं पाई जाती है ओ में, है ना, किस रुधिर वर्ग में कोई भी प्रकार के एंटीजन नहीं पाई जाती है ना, आंसर को ओ में नहीं पाई जाती है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन हमारा किस रुधिर वर्ग में जो है किसी भी प्रकार के एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है?
हाँ ए बी होगा, आंसर में ए बी होगा, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन क्लियर ही है, यह बताना है क्वेश्चन क्लियर ही कि जो अगर पिता का रक्त समूह ओ हो और माता का रक्त समूह भी ओ हो, तब बच्चे होने का संभावित रक्त समूह क्या होगा? या तो ए होगा, या तो बी होगा, या तो ए बी होगा, है ना, इस बात क्या रखिएगा। और अगला बताइएगा क्वेश्चन में कि यदि माता का रक्त समूह ए बी हो और पिता का भी ए बी हो, तब बच्चे होने का संभावित रक्त समूह क्या होगा? पूरे ओ होगा, है ना, आंसर क्या होगा? पूरे ओ होगा, मात्र एक होगा और वो क्या होगा? ओ होगा, इस बात क्या रखिएगा। और अगला बताइएगा क्वेश्चन क्लियर ही है, बच्चे का संभावित होने का समूह ना ए बी या ए बी दोनों होगा, सॉरी ए भी होगा, बी भी होगा, ए बी भी होगा, और नहीं क्या होगा? तो वो नहीं होगा। और ओ गुना ओ से क्या बनेगा? ओ बनेगा, है ना, ओ गुना ओ से क्या बनेगा? ओ बनेगा। और क्या नहीं बनेगा? ए बी और ए बी नहीं बनेगा, थोड़ा सा पीछे गलती हो गया, उसको सुधार दिए। और अगला बताइएगा क्वेश्चन क्लियर कि यदि माता का रक्त समूह बी हो और पिता का रक्त समूह ए बी हो, तो बच्चे होने का संभावित रक्त समूह क्या होगा? या तो ए होगा, या तो बी होगा, या तो ए बी होगा, इस बात क्या रखिएगा। और अगला बताइएगा क्वेश्चन क्लियर ही है, यहाँ क्वेश्चन बोला बताना है कि सुनिएगा, बताना है कि मनुष्य के मुख में जो है कितना जोड़ी लाल ग्रंथि पाई जाती है? हाँ, तो आंसर होगा 3 जोड़ी लाल ग्रंथि पाई जाती है, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला कि मनुष्य के मुख में सबसे बड़ी लाल ग्रंथि के नाम क्या है? हाँ, तो आंसर होगा पैरोटिड है ना, मनुष्य के मुख में सबसे बड़ी लाल ग्रंथि क्या है ना, आंसर होगा पैरोटिड है। और मनुष्य के मुख में सबसे छोटी लाल ग्रंथि क्या है? हाँ, तो आंसर होगा सबलिंगुअल ग्लैंड है ना, सबलिंगुअल ग्लैंड जो है ये मनुष्य के मुख में सबसे छोटी लाल ग्रंथि है। और बताना है कि तीसरी लाल ग्रंथि के नाम क्या है? सब मैक्सिलरी, है ना, तीसरी से छोटी लाल ग्रंथि के नाम क्या है ना, आंसर होगा सब मैक्सिलरी, इस बात क्या रखिएगा। बढ़िया, क्वेश्चन बोल रहा है कि सबसे बड़ा आवृतबीजी पौधा क्या है? वृक्ष क्या है? यूकेलिप्टस ना, है ना, पूछे आपसे क्वेश्चन कि सबसे बड़ा आवृतबीजी वृक्ष क्या है? यूकेलिप्टस है। और संसार में सबसे छोटा, मतलब संसार में सबसे लंबा वृक्ष के नाम क्या है? हाँ, सिकोया है। और बताइएगा सबसे छोटा आवृतबीजी पौधा का नाम क्या है? हाँ, लेमना ना है ना, पूछे आपसे क्वेश्चन सबसे छोटा आवृतबीजी पौधा का नाम क्या है ना, आंसर में लेमना होगा, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन में कि सबसे बड़ी पत्ती वाला पौधा क्या है? हाँ, विक्टोरिया रिजिया, है ना, आंसर होगा विक्टोरिया, है ना, रिजिया, इस बात क्या रखिएगा। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि सबसे बड़ा बीजांड के नाम क्या है ना, साइकस है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है आलू का सैथिल रोग जो होती है वो किसकी कमी से होती है? जीवाणु कमी से होती है, बैक्टीरिया से होती है, मतलब बैक्टीरिया से होती है। आलू का सैथिल रोग होती है, बैक्टीरिया से होती है। और किस बैक्टीरिया से होती है? स्यूडोमोनास सोलेनेसेरम, है ना, स्यूडोमोनास सोलेनेसेरम बैक्टीरिया से आलू का सैथिल रोग होती है, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला कि साइट्रस कैंकर रोग जो होती है वो किस कारण होती है? फसलों में किस कारण होती है? हाँ, तो आंसर होगा जीवाणु कारण है। किस जीवाणु कारण जो है साइट्रस कैंकर वो फसलों में होती है? जैंथोमोनास सिट्री नामक है ना, जैंथोमोनास सिट्री नामक है ना बैक्टीरिया से साइट्रस कैंकर रोग फसलों में होती है, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। और साइट्रस कैंकर रोग उत्पत्ति कहाँ में हुआ था? चाइना में, है ना, साइट्रस कैंकर रोग उत्पत्ति जो किस देश में हुआ था? है ना, आंसर होगा चाइना में हुआ था, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बड़ा ऑक्सीजन हार्मोन की खोज किसने किया था? हाँ, डार्विन ने किया था और 1880 में किया था, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बड़ा कि मक्का में व्हाइट बर्ड रोग किसकी कमी से होती है? हाँ, तो आंसर होगा जस्ता की कमी से होती है। और अगला बताइएगा फूल खिलाने वाला हार्मोन क्या है? हाँ, तो आंसर होगा फ्लोरोजिन से, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन की जा रही कि प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ क्या है? आर्थ्रोपोडा है ना, प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ क्या है ना, आर्थ्रोपोडा है, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन की जा रही है, बताना है कि स्केरिस जो है, स्केरिस ये किस संघ में आती है? स्केलमेंथिज, है ना, आंसर होगा स्केलमेंथिज में आती है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला कि लीवर फ्लूकस है ना, लीवर फ्लूक लीवर फ्लूक किस संघ में आती है? प्लेंटी हेलमिन्थीज में आती है ना, प्लेंटी हेलमिन्थीज में आती है, इस बात क्या रखिएगा। और हाइड्रा किस में आती है ना, सिलेंट्रेटा में, है ना, हाइड्रा किस संघ में आती है ना, सिलेंट्रेटा में आती है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन क्लियर है कि मूंगा किस में आती है? हाँ, सिलेंट्रेटा में आती है। मूंगा किस संघ में आती है ना, सिलेंट्रेटा में आती है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन क्लियर है, बताना है कि जोंक जो हुआ, जोंक और केंचुआ किस संघ में आती है? एनेलिडा में आती है, जोंक और केंचुआ, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला कि है ना किस संघ के प्राणियों में जो है उसके शरीर पर
असंख्य छिद्र पाए जाते हैं, यानी ओस्टिया पाए जाते हैं। हाँ, तो आंसर का पोरीफेरा में है ना। पोरीफेरा संघ के प्राणियों में जो है असंख्य छिद्र पाई जाती है, इसे ऑस्टिया बोलते हैं, ऑस्टिया बोलते हैं। इस बात क्या रखिएगा। और अगला बताइएगा क्वेश्चन क्या रही है, बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि है ना, किस संघ के सही जंतु जो होते हैं खारे जल में निवास करते हैं। हाँ, संघ पोरीफेरा होगा, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। और अगला बताइएगा क्वेश्चन क्या रही है, खटमल मक्खी मच्छर इस संघ किसमें आएगी, आर्थ्रोपोडा में, है ना। खटमल है, मक्खी मच्छर है, किसमें आएगी, है ना, आर्थ्रोपोडा में आएगी। झींगा मछली किसमें आएगी, आर्थ्रोपोडा में आएगी, बिल्कुल सही है ना। बताना है घड़ियाल किसमें आएगी, सरीसृप वर्ग में। और अगर संघ पूछे तो कार्डेटा में, है ना, कार्डेटा संघ में आएगी घड़ियाल, इस बात क्या रखिएगा। और अगला बताइएगा क्वेश्चन क्या रही है, सुनिएगा यहाँ क्वेश्चन क्या रही बताइएगा। बताना है कि जो पक्षी वर्ग होता है, पक्षी वर्ग के हृदय में कितने चैम्बर होती है। हाँ, तो आंसर होगा 4 चैम्बर होती है, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन रहा है एम्फीबिया वर्ग में, एम्फीबिया वर्ग में कितने चैम्बर पाई जाती है। हाँ, तो आंसर होगा 3 चैम्बर ना। एम्फीबिया वर्ग के प्राणी जो होते हैं उनके हृदय में कितने चैम्बर होती है ना, 3 चैम्बर होती है। और सरीसृप वर्ग के प्राणियों में, है ना, जो हृदय होती है उसमें कितने चैम्बर होती है। हाँ, तो आंसर 3 चैम्बर होती है, 3 चैम्बर होती है, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन क्या रही है, यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि जो, सुनिएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि प्लाज्मा क्या कार्य होती है, प्लाज्मा का पाचन भोजन तथा हार्मोन का शरीर में संवहन करना प्लाज्मा कार्य होता है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन क्या रही है, बताना कि रक्त का कितना % भाग जो होती है प्लाज्मा होती है, 55 से 60% है ना। आंसर आपसे पूछे, मतलब क्वेश्चन आपसे पूछे कि रक्त का कितना % भाग प्लाज्मा होती है ना, 55 से 60% प्लाज्मा होती है, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन हो रहा है कि लाल रक्त कण का, है ना, वैज्ञानिक नाम क्या है, एरिथ्रोसाइट है ना, एरिथ्रोसाइट, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। और अगला बताइएगा क्वेश्चन हो रहा है कि आरबीसी का निर्माण किसमें होती है, अस्थि मज्जा में। आरबीसी का निर्माण होती है किसमें होती है ना, अस्थि मज्जा में होती है, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन हो रहा है किस नामक के स्तनधारी के आरबीसी में केंद्रक जो है नहीं पाई जाती है, क्या होगा, मतलब केंद्रक पाई जाती है ना, है किस नामक स्तनधारी के आरबीसी में केंद्रक पाई जाती है, ऊंट और लामा में, है ना। आंसर होगा ऊंट तथा लामा में जो केंद्रक पाई जाती है, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। और अगला बताइएगा क्वेश्चन क्या रही है, बताइएगा बताना है कि स्तनधारियों में समानता केंद्रक क्या होती है, नहीं पाई जाती, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। आरबीसी के बात की, क्या स्तनधारियों के आरबीसी में क्या केंद्रक होती है, तो नहीं होती है। और ऊंट और लामा में जो है, ऊंट तथा लामा में उनके आरबीसी में केंद्रक पाई जाती है, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। और अगला बताइएगा क्वेश्चन हो रहा है कि हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला लौह यौगिक क्या है, हेमेटिन है ना। आंसर में हेमेटिन होगा। और अगला बताइएगा क्वेश्चन हो रहा है कि आरबीसी का कब्र किसे कहते हैं, हाँ, पलीहा को, है ना, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन हो रहा है किस रोग में लाल रुधिराणु नहीं बनते हैं, थैलेसीमिया, है ना। आंसर होगा थैलेसीमिया रोग में जो है लाल रुधिराणु नहीं बनते, इस बात क्या रखिएगा। और अगला क्वेश्चन हो रहा है हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पर कौन सी रोग होती है, एनीमिया होती है, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन हो रहा है कि आरबीसी जो है, आरबीसी की संख्या एक मानव शरीर में कितना होती है, हाँ, 50 लाख से लेकर के 55 लाख तक, यानी 5 मिलियन तक होती है, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन हो रहा है कि श्वेत रक्त कण का, है ना, टेक्निकल नाम क्या है, हाँ, ल्यूकोसाइट है ना। डब्ल्यूबीसी का, है ना, वैज्ञानिक नाम क्या है ना, ल्यूकोसाइट है। और डब्ल्यूबीसी की संख्या कितना होती है, 8 से 10,000, है ना। आंसर 8 से लेकर के, है ना, 10,000 होती है, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि, है ना, क्वेश्चन बोल रहा है कि किस रुधिराणु में जो है, किस रुधिराणु में जो है केंद्रक पाई जाती है, डब्ल्यूबीसी में। रुधिराणु 3 प्रकार के होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं, इसे रक्त विमाणु भी बोलते हैं। इन तीनों में से किसमें जो केंद्रक होती है, डब्ल्यूबीसी में होती है ना। इस बात क्या रखिएगा, श्वेत रक्त कण में होती है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन हो रहा है कि इसका निर्माण, यानी श्वेत रक्त कण का निर्माण किसमें होती है, हाँ, तो आंसर अस्थि मज्जा में होती है ना, लिम्फ नोड में भी होती है, कभी कभी यकृत और प्लीहा उसमें भी होती है ना, इस बात क्या रखिएगा। और आरबीसी का, सॉरी, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होती है, हाँ, 2 से 4 दिन होती है, बिल्कुल सही है। और आरबीसी का जीवन काल क्या था, 20 दिन से लेकर के 120 दिन था, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। और अगला बताइएगा क्वेश्चन हो रहा है कि डब्ल्यूबीसी का मृत्यु किसमें होती है, रक्त में ही, है ना। डब्ल्यूबीसी का मृत्यु, है ना, किसमें हो जाती है ना, रक्त में हो जाती है, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। और अगला बताइएगा क्वेश्चन किया है कि डब्ल्यूबीसी का सबसे अधिक भाग जो है, डब्ल्यूबीसी का सबसे अधिक भाग जो है किस
कणिकाओं का बना होता है, न्यूट्रोफिल है ना, आंसर का न्यूट्रोफिल का बना होता है, बिल्कुल सही है। और ये भी बताए थे कुछ दिन पहले क्लास में कि WBC कितने प्रकार की होती है ना, 5 प्रकार के, है ना, 5 प्रकार की WBC होती है, जो क्या क्या होती है। पहला है मोनोसाइट है, दूसरा है लिम्फोसाइट है, तीसरा है न्यूट्रोफिल है, चौथा है बेसोफिल है और पांचवा है एसिनोफिल है ना। पांचवा क्या है, एसिनोफिल है। और बताना इन सभी में पांचों प्रकार के WBC में सबसे बड़ा WBC क्या है, हाँ मोनोसाइट है। सबसे छोटा WBC क्या है, हाँ लिम्फोसाइट है। और सबसे अधिक मात्रा में कौन सी WBC पाई जाती है, हाँ न्यूट्रोफिल पाई जाती है। और सबसे कम मात्रा में कौन सी WBC पाई जाती है, बेसोफिल है ना। WBC में सबसे कम कौन होती है ना, बेसोफिल पाई जाती है, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। और अगला बतिएगा क्वेश्चन बोला कि बदिएगा, अगला बतिएगा क्वेश्चन बोला कि रक्त विमाणु जो है केवल किसमें पाई जाती है, मनुष्य में और अन्य स्तनधारियों में। मनुष्य भी तो स्तनधारी में आता है, यानी स्तनधारियों में पाई जाती है रक्त विमाणु, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना, केवल पाई जाती है। और अगला बतिएगा क्वेश्चन में रक्त विमाणु का वैज्ञानिक नाम क्या है, हाँ तो आंसर होगा थ्रोम्बोसाइट है ना। आंसर क्या होगा, है ना, थ्रोम्बोसाइट होगा, बिल्कुल सही है। रक्त विमाणु का निर्माण किसमें होती है, अस्थि मज्जा में होती है, बोन मैरो में होती है, अस्थि मज्जा में होती है, बिल्कुल सही है। और अगला बतिएगा इसका जीवन काल है, रक्त विमाणु का जीवन काल क्या होती है, हाँ 3 दिन से लेकर 5 दिन है ना, 3 से 5 दिन होती है, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। और अगला बतिएगा क्वेश्चन बोला कि रक्त विमाणु का मुख्य कार्य क्या होती है, रक्त के थक्का बनाने में मदद करती है ना, रक्त के थक्का बनाने में मदद करती है ना। कौन करती है, प्लेटलेट्स करती है, रक्त विमाणु करती है, बिल्कुल सही है। और अगला बतिएगा क्वेश्चन की आ रही है, बतिएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि सुनिएगा, ताप को नियंत्रित तथा शरीर को रोगों से रक्षा कौन करती है, रक्त विमाणु है ना। आंसर होगा रक्त विमाणु करती है, इस बात क्या रखिएगा। और अगला बतिएगा क्वेश्चन की आ रही है, बताना कि जिन में एंटीजन O होती है और रुधिर वर्ग क्या है, ए है, ए होगा, है ना। क्वेश्चन आपसे पूछे जिन में एंटीजन A होती है, रुधिर वर्ग क्या है, ए होती है। और जिन में एंटीजन B होती है, रुधिर वर्ग क्या है, बी है। और जिन में एंटीजन A और B दोनों होती है और रुधिर वर्ग क्या है, ए बी है। और जिनमें कोई प्रकार की एंटीजन नहीं होती है और रुधिर वर्ग क्या है ना, आंसर वो होती है, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। और अगला बतिएगा क्वेश्चन की आ रही है, बताना कि अग्नाशय रस जो है, अग्नाशय रस से कितने प्रकार के एंजाइम निकलती है, हाँ 3 प्रकार के। और अग्नाशय रस से 3 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं, एंजाइम क्या क्या है, तो आंसर होगा लाइपेज है, इमाइलेज है और है ना ट्रिप्सिन है, बिल्कुल सही आंसर दिए है। अग्नाशय रस से 3 प्रकार के एंजाइम निकलती है, पहला है ट्रिप्सिन है, दूसरा है इमाइलेज है और तीसरा क्या होगा, लाइपेज होगा, बिल्कुल सही है। और बताना कि ट्रिप्सिन जो है, ट्रिप्सिन क्या करती है बताइएगा, प्रोटीन तथा पेप्टोन को अमीनो एसिड में परिवर्तित करती है ना। ट्रिप्सिन जो है, जो अग्नाशय रस निकलती है, ये क्या करती है, प्रोटीन और पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड्स तथा अमीनो अम्ल में परिवर्तित करती है, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। और अगला बतिएगा क्वेश्चन बोला कि एमाइलेज जो है, एमाइलेज क्या करती है, हाँ क्या आंसर देंगे, या मंड को घुलनशील शर्करा में परिवर्तित करती है ना। मंड को यानी स्टार्च को घुलनशील शर्करा में यानी शुगर में परिवर्तित करती है, एमाइलेज है। और लाइपेज क्या करती है, हाँ इमल्सिफाइड वसा को ग्लिसरीन तथा फैटी एसिड में परिवर्तित करती है, बिल्कुल सही है।